हेलो एंड वेलकम टू स्टडी विथ जॉब यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो कि वॉल्यूम 3 है, आता है रुकमनी की तरफ से। और अभी जस्ट ही मार्केट में आया हुआ है वॉल्यूम 3, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट मोमेंट में आया हुआ है, जो बहुत ही एक अच्छा साबित होगा आपके लिए। इसमें मैथ को हम लोग बिल्कुल ट्रिक से देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को बहुत ट्रिक से देखने वाले हैं। और जो ये 1 है और इसको डिटेल में देखेंगे। हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि बस आए 100 क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन पढ़े, ऑप्शन बताए और चल दिए। इस टाइप का एजुकेशन हमको ऐसे भी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक जो है उसको बिल्कुल डिटेल में कीजिए, क्योंकि आप याद रखिए कभी भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस और कोई भी बुक का प्रैक्टिस सेट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, कभी भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता है तो उससे रिलेटेड फैक्ट से, उससे रिलेटेड जो भी चीज है उससे क्वेश्चन आता है। डायरेक्ट कभी ऐसा कभी नहीं होगा कि इस प्रैक्टिस सेट से एक क्वेश्चन उठाएगा और एग्जाम में आपको ऐड कर देगा, ऐसा कभी नहीं हुआ। आएगा तो इससे रिलेटेड फैक्ट से क्वेश्चन आएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इस क्लास को हमने लाइव करने वाले थे, लेकिन बहुत सारा टेक्निकल इशू हो गया तो लाइव नहीं हो पाया। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, और बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करते हैं डिस्कशन भी। आप इसको पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, थोड़ा सा और पेन को साइज का थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, बोल रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली राज्य सूची में है, और हमारे भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के बंटवारे से संबंधित है। और इसी अनुसूची में यानी 7वीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात कही गई है। जो केंद्र संघ सूची है इसमें टोटल 98 विषय है, और इस पे कानून केवल और सेंटर बना सकती है, यानी केंद्र सरकार बना सकती है। अगर हम लोग बात करें राज्य सूची की, तो राज्य सूची में 56 विषय है, और इस पे जो है केवल स्टेट गवर्नमेंट कानून बना सकती है। समवर्ती सूची जो है इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इस पे कानून बना सकती है, और इसमें टोटल 52 विषय है। कितने? 52 विषय है। असूचित सूची जो है इस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, और अगर कोई नए सब्जेक्ट आता है तो उसको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत रखा जाता है, जो हमारे संविधान में उल्लेखित नहीं है। जैसे नया अगर कंसेप्ट आ गया कि अंतरिक्ष से संबंधित है गया, तो वो अवशिष्ट सूची के अंतर्गत है। अगर नया जैसे अभी एआई का जमाना आ गया है, तो अगर एआई से रिलेटेड कोई कानून बनाना पड़ा या एआई से रिलेटेड कोई समस्या होगा, उससे रिलेटेड कानून बनाने की जरूरत पड़ी, तो फिर उसको अवशिष्ट सूची के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, आप याद रखिएगा। जो पंचायती राज है, पंचायती राज प्रणाली से बहुत क्वेश्चन आता है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा में, तो इससे रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें पंचायती राज की, किसकी? पंचायती राज जो है, पंचायती राज वह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जो पंचायती राज है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 के अंतर्गत आता है। भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है यह इसमें कितने अनुच्छेद है? 36 से 51 तक इसके अंतर्गत अनुच्छेद है। और इस अनुच्छेद में जो है इसको बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो है वह क्या बोला गया था? राज्य के नीति निदेशक तत्व को बी आर अम्बेडकर के द्वारा क्या बोला गया था? यह बोला गया था संविधान की अनोखी विशेषता है। जो राज्य का नीति निदेशक तत्व है वह संविधान का अनोखी विशेषता बोला गया था। किसके द्वारा? संविधान की अनोखी विशेषता बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा बोला गया था। अगर हम लोग बात करें जो पंचायती राज है वह किनके? महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित है। किसके? महात्मा गांधी के विचारों से संबंधित है। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय है। कितने स्तरीय? त्रिस्तरीय है। एक होता है ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत जो है वह ग्राम स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे होता है। एक होता है पंचायत समिति, पंचायत समिति जो होता है वह कितने? ब्लॉक स्तर पे होता है, या खंड स्तर पे होता है, या प्रखंड स्तर पे होता है। कोई भी आ सकता है, खंड आए तब भी पंचायत समिति होगा, प्रखंड है तभी पंचायत समिति होगा, और जो है वह ब्लॉक है तब भी पंचायत समिति होगा। एक होता है जिला परिषद। कौन होता है? जिला परिषद, जो वह किस स्तर पे? जिला स्तर पे होता है जिला परिषद। ठीक है। भारतीय जो पंचायती राज है इससे संबंधित एक अनुसूची भी है, जो कि हम लोग 11वीं अनुसूची है हमारे भारतीय संविधान की अनुसूची में, जिसमें 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? भारत की संचित निधि पर भारित इसमें से कौन सा व्यय नहीं है, ये आपको बताना है। ठीक है। बोल रहा है भारत के राष्ट्रपति के वेतन एवं वेतन तथा भत्ते, जो राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते हैं यह संचित निधि से दिया जाता है। भारत के महान्यायवादी के वेतन तथा भत्ते, जो महान्यायवादी के वेतन और भत्ते हैं, जो यह अब भारत की संचित निधि से नहीं दिया जाता है। जो वेतन और भत्ते हैं
और भारत के संचित निधि से नहीं दिया था, क्योंकि महान्यायवादी का उल्लेख तो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत है ही, लेकिन इनका जो वेतन और भत्ते है यह गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कहाँ से देगी, कितना देगी, कैसे देगी। ठीक है, हमारे संविधान में उल्लेख नहीं है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, तो बिल्कुल यहाँ पे संचित निधि से दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन तथा भत्ते ये भी संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है, यह संचित निधि से नहीं दिया जाता। संचित निधि की बात करें तो भारतीय संविधान के जो है वह 266 के अंतर्गत, हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत 266 अनुच्छेद में संचित निधि की बात की गई है। और संचित निधि में जो है वह राज्य, जो भारत सरकार का राजस्व है वह उसमें जमा होता है, उधार लेती है या कहीं से लेन देन के जो भी रुपया आता है वह संचित निधि में जमा होता है। संचित निधि से रुपये निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित करना होता है, उसके बाद जो है वह सरकार इसमें से रुपया निकाल सकती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन विधेयक द्वारा वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया था। वस्तु और सेवा कर यानी यहाँ पे जीएसटी की बात की जा रही है। जीएसटी मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी की बात किया जा रहा है। जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, 2017 को लागू किया गया था। और 2017 में 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी जो 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 2017 में। ओके, 2017 में 101वां संविधान संशोधन के तहत इसको लागू किया गया था और 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया था। ओके, जीएसटी से संबंधित आपको 3 अनुच्छेद याद रखना है। एक है 246 ए, एक है 269 ए और फिर एक है 279 ए। जो जीएसटी का प्रावधान है वह 246 ए में है। कितने 246 ए में जीएसटी का प्रावधान है। अंतरराज्यीय जो है अंतरराज्यीय जो जीएसटी का प्रावधान है वह 269 ए में है। और जीएसटी जो काउंसिल है, जीएसटी जो काउंसिल है उसका जो व्यवस्था है वह 279 ए में है। ठीक, तो याद रखिएगा यह 3 अनुच्छेद जो है जीएसटी से संबंधित है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय का 5 तरह के रीट जारी करती है, जिसमें से एक है, तो वह 5 तरह का जो रीट जारी करती है सर्वोच्च न्यायालय, इसमें से कौन सा है, वह है अधिकार परीक्षा लेख। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। हम थोड़ा पे यहाँ पे एक पेज लेंगे एक्स्ट्रा और आपको हम डिटेल में यहाँ पे चीजें को करेंगे डिस्कस। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या चीज का, हम लोग बात करें जो सुप्रीम कोर्ट के रीट का, सुप्रीम कोर्ट के रीट का बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह 5 प्रकार का रीट जारी करती है। किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार का रीट जारी करती है। और अनुच्छेद 32 को बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा संविधान का आत्मा कहा गया था। क्या कहा गया था, संविधान का आत्मा जो है वह बी.आर. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया था। और वहीं अगर हम लोग बात करें, अनुच्छेद 32 जो है वो हमारे भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 के अंतर्गत आता है। किसके, भाग 3 के अंतर्गत। और मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, यूएसए के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार में 12 से 35 तक अनुच्छेद आते हैं। ओके, तो हम लोग बात करें अनुच्छेद 32 पे। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रीट जारी करता है। और वह 5 प्रकार का रीट कौन कौन सा है, एक है अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा जो हम लोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा है परमादेश, क्या है परमादेश। तीसरा है उत्प्रेषण, क्या है उत्प्रेषण। ठीक है, चौथा है यहाँ पे, चौथा जो है यहाँ पे, चौथा पे एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या होता है, एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। और एक होता है, ठीक है, प्रतिषेध। क्या होता है, प्रतिषेध होता है, प्रतिषेध। तो टोटल 5 प्रकार जो है रीट जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनुच्छेद 32 के तहत। और इससे ये 5 में से कोई ना कोई हमेशा क्वेश्चन में आ ही जाता है। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा जो हाई कोर्ट है वह किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी करता है, तो हाई कोर्ट भी 5 रीट जारी करता है अनुच्छेद 226 के तहत। किसके तहत, अनुच्छेद 226 के तहत। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ 4 तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 तक चलते हैं। बोल रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 डैश से संबंधित है। जो 149 है वह किससे संबंधित है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा के कर्तव्य एवं शक्ति से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 149 है वह भाग 5 के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, भाग 5 के अंतर्गत आता है, जो कि संघ से संबंधित है। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर है ये हमको बताना है। ठीक है, तो देखिए डेबिट कार्ड क्या होता है, जो आपका एटीएम कार्ड होता है वो डेबिट कार्ड होता है। और डेबिट कार्ड में जो आपका अपना रुपया है उसी को आप यूज कर सकते हैं, यानी जो बैंक में आपका रुपया रखा हुआ है उसी को आप निकाल सकते हैं, या उसी से आप रुपया कहीं भेज सकते हैं, उसी का यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, क्रेडिट कार्ड जो होता है, क्रेडिट कार्ड में आपको जो है पहले सामान मिल जाता है
रुपया कोई कंपनी पेमेंट कर देती है और फिर बाद में आप धीरे धीरे उसको पेमेंट करते हैं, ईएमआई के थ्रू या मंथली आप पेमेंट करते हैं, यानी वह एक ब्याज के तौर पे, ऋण के तौर पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिएगा, तो डेबिट कार्ड सीधे बैंक खाते से पैसा निकाले जा सकते हैं, जबकि क्रेडिट कार्ड से एक निश्चित सीमा तक ही ऋण लिया जा सकता है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है। साक्षरता दर सबसे कम बोल रहा था, साक्षरता दर पूरे देश में सबसे कम बिहार का है, लेकिन बिहार तो ऑप्शन में नहीं है, तो इस ऑप्शन में जो है सबसे कम साक्षरता दर त्रिपुरा का है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किसका है, सर्वाधिक जो है वह केरल का है। सेकंड सर्वाधिक किसका है, मिजोरम का है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस अर्थशास्त्री ने भारत में सबसे पहले वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना की थी। भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय वैज्ञानिक दृष्टि से राष्ट्रीय आय की गणना BKRB राव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में सबसे कम लिंगानुपात पूछा जा रहा है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दमन और दीव। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल राज्य रहता, केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहता, तब हरियाणा होता, क्योंकि सबसे कम लिंगानुपात अगर राज्य की बात करें तो यहाँ पे हरियाणा में है। अब आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो सर्वाधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक अगर पूछा जाए राज्य में, तो वह केरल में है। किस राज्य में, केरल में है। अब फिर आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पे केंद्र, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, तो दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश है, तो इस दमन और दीव में सबसे कम लिंगानुपात है, तो वह कौन से केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे अधिक लिंगानुपात है, तो वह है पुदुचेरी। वह कौन सा है, पुदुचेरी है। पुदुचेरी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुई थी। किस आंदोलन की शुरुआत बंगाल में हुआ था, तो यहाँ पे रामकृष्ण मिशन का जो शुरुआत है वो बंगाल में हुआ था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन की जो है वह स्थापना किसके द्वारा किया गया था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, विवेकानंद के द्वारा किया गया था। कब, 1897 में किया गया था। आर्य समाज की स्थापना 1875 में किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। यहाँ पे लाइट कट गया, तो फिर अब जो है वो थोड़ा सा हम नहीं, एक कहते हैं वीडियो को, जो मेरा वीडियो आ रहा है उसको बंद कर देते हैं, नहीं तो फिर क्या ही आएगा, ऐसे भी नहीं आएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग आगे यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि पाटलिपुत्र किस मगध शासक ने बसाया था। पाटलिपुत्र को किस मगध के शासक के द्वारा बसाया गया था, ये आपको बताना है। तो जो पाटलिपुत्र है उसको उदयन के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था, उदयन के द्वारा बसाया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, उदयन के द्वारा। देखिए पाटलिपुत्र पे एक वंश था, हरेक वंश। हरेक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। बिंबिसार जो का बेटा था अजातशत्रु, और अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके मगध की गद्दी पे बैठा। फिर उसके बाद अजातशत्रु का बेटा हुआ उदयन। तो उदयन ने भी क्या हुआ, उदयन ने भी अजातशत्रु यानी अपने बाप का हत्या करके गद्दी पे बैठा। और उदयन के समय जो मगध की राजधानी थी वह थी राजगिरी। कहाँ थी, राजगिरी। फिर राजगिरी से इन्होंने जो है राजधानी को हस्तांतरित करके पाटलिपुत्र लाया, और पाटलिपुत्र का स्थापना किया उदयन ने। ठीक है, पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, उदयन ने किया। और पाटलिपुत्र जो है उदयन का एक बेटा था, उदयन का बेटा का नाम था नागदशक, यह फिर शासक बना। और जब नागदशक शासक बना था, ये थोड़ा सा अयोग्य था, उतना योग्य नहीं था। ठीक है, यानी थोड़ा सा आलसी टाइप का था। तो इसका जो सेनापति था वह था शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था, शिशुनाग था। तो शिशुनाग ने इसका हत्या कर दिया, नागदशक का, और एक खुद शासक बन गया, और नया वंश शिशुनाग वंश का स्थापना कर दिया। शिशुनाग वंश का स्थापना शिशुनाग ने किया मगध पे। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी। सहायक संधि का शुरुआत आधुनिक भारत में लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और सहायक संधि पे सबसे पहले हस्ताक्षर करने वाले थे 1798 में। वह कौन थे, जिनका नाम था निजाम, हैदराबाद के निजाम थे। कौन थे, हैदराबाद के निजाम थे। हैदराबाद के निजाम थे। सप्तवर्षीय युद्ध किस दो देशों के बीच हुआ है। सप्तवर्षीय युद्ध जो है वह इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो 1756 से जो 1700
कब से 1756 से लेकर 1763 के बीच चला था, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध, 4 3 7 वर्ष, हाँ बिल्कुल। और उसके बाद 1798 में भी इन लोगों का एक और युद्ध हुआ था जो काफी फेमस है, जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग नहीं, नाम दिया गया है इतिहासकारों के द्वारा, नील नदी का युद्ध। क्या नील नदी का युद्ध जो है वह उसका नाम है, 1798 में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुआ था, एक भी काफी फेमस है। 14 नंबर क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे जैसे हम एक गोला बनाते हैं और बोला गया कि 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, और जो 6 लोग हैं यह केंद्र की तरफ अपना जो है मुंह करके बैठे हुए हैं, किधर, केंद्र की तरफ अपना मुंह करके बैठे हुए हैं। बोला रंजन, परी, यश, चारू, ऋतु और गुंजन एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं और रंजन परी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो हम ले तो 6 लोग के बैठा दिए, तो बोल रहे हैं रंजन जो है वो परी के बाईं ओर तीसरे स्थान पे, मान लेते हैं आप परी है और यह केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे, इसका दायां किधर हुआ, इधर, दायां इधर हुआ और बायां इधर हुआ। तो ये बाएं की तरफ पूछ रहा है, तो बाएं की तरफ तीसरे स्थान पे, 1 2 3, बाएं की तरफ तीसरे स्थान पे यहाँ पे रंजन बैठा है, ओके। फिर बोल रहा है यश रंजन के बाईं ओर से दूसरे स्थान पे है। अब जो है रंजन ऊपर से या इधर से इधर बैठा हुआ है, तो इसका बाईं ओर कौन सा हो जाएगा, रंजन का बाईं ओर इधर हो जाएगा और बाईं ओर दूसरे स्थान पे, तो 1 और 2, तो यहाँ पे यश हो जाएगा, ओके। फिर बोल रहा है चारू रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे है, रंजन के दाईं ओर दूसरे स्थान पे चारू है, तो यहाँ पे चारू हो जाएगा, CH। और फिर बोल रहा है ऋतु चारू की निकटतम पड़ोसी है, ऋतु जो है वह चारू के निकटतम पड़ोसी है, तो ऋतु यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक बची गुंजन, तो बाकी जो स्थान खाली है वहां पे गुंजन बैठेगी। क्वेश्चन बोल रहा है परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे कौन बैठा है या बैठी है, परी के दाईं ओर दूसरे स्थान पे, ए परी का दाईं ओर हुआ, तो दाईं ओर जो दूसरे स्थान पे गुंजन बैठी है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम इसको डिस्कस करेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आयतों की संख्या आपको बताना है। तो आयत की संख्या, एक आयत, 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो गया। अब हम लोग और यहाँ पे काउंट करते हैं, और कौन सा आयत हो सकता है, और एक यहाँ पे आयत हो सकता है, आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर, ओके। और एक पूरा आयत हो सकता है, एक सेकंड हम अलग अलग कलर लेते हैं, और ये एक पूरा आयत भी हो सकता है, ये भी एक पूरा आयत है, तो 7 हो गया। 7 नंबर, 7 तक काउंटिंग हम लोग कर चुके हैं। अब एक और आयत यहाँ पे बनेगा, एक और आयत यहाँ से बनेगा, अगर हम यहाँ से इतना ले लें तो ये भी एक आयत का फॉर्म है, 8 हो गया, ठीक है। और एक यहाँ लीजिए, ये जो एक बड़ा वाला है ये लीजिए, टोटल 9 आयत की संख्या इसमें हो रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, दिए गए पैटर्न का ध्यान पूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्प में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। रीजनिंग का क्वेश्चन है, आपको बनाना है। आप यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौका 24, ठीक है, 6 गुना 4 यानी ये आ गया 24, और ऊपर वाला उसमें ऐड कर देंगे तो 24 और 5 29 आ जाएगा। सेम वैसा ही 8 पचे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऊपर क्या जोड़ेंगे कि 48 आएगा जाएगा, तो वहाँ पे प्लस अगर 8 करते हैं तो 48 हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन इंग्लिश का है। बोल रहा है वेर्टेब्रेट एनिमल दैट क्रूअल ऑन द ग्राउंड, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बनाना है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा रेप्टाइल्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम, आपको यहाँ पे बताना है। इलिजेंट, इलिजेंट का साइनोनिम क्या होता है, इसका होता है ग्रेसफुल, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आयोडम। बॉटम लाइन जो है, बॉटम लाइन का जो यहाँ पे आयोडम देना है। बॉटम लाइन मतलब क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है उसको बॉटम लाइन बोलते हैं, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू, यहाँ पे बताना है। तो इसमें जो इसका आंसर हो जाएगा वह कौन सा डिफिकल्ट है, तो कीप अ सीक्रेट इज डिफिकल्ट होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इन रिच। इन रिच का एंटोनिम बताना है, यानी इसका जो है उल्टा बताना है। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन रिच मतलब हो जाएगा इसका उल्टा डिप्लेट हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन जो है सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करना है। दे हैव डेकोरेटेड द हाफ हॉल ब्यूटीफुल, तो द हॉल पहले आएगा, द हॉल हैज बीन डेकोरेटेड, डेकोरेटेड बाद में आएगा, डेकोरेटेड ब्यूटीफुल बाय देम, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब इस इंग्लिश का तो फिर इसका बहुत सारा नियम होगा, नियम बताना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, तो आप इसको थोड़ा सा कोशिश कीजिए समझने का।
यहाँ पे क्वेश्चन जो है करेक्टली जो है वो कंप्लीट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस बोल्ड सेगमेंट जो है वो यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, इसके स्थान पे किसको हम लोग रख सकते हैं ताकि जो दोनों बात को वो जो है सेम हो जाए। बोल रहा है नाविका इज अ सुपर एंड इम्प्रेसिव चाइल्ड इन हर क्लास। जो नाविका है, नाविका जो अपने क्लास में एक सुपर सुपर एंड इम्प्रेसिव, काफी सुंदर और आकर्षित बच्ची है अपने क्लास में। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, जो सुंदर और आकर्षित होती है वो बहुत ब्रिलियंट होती है, तो यहाँ पे ब्रिलियंट आ जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। व्हेन द पेशेंट रिकवर्ड ही वाज डैश फ्रॉम द हॉस्पिटल। अगर कोई पेशेंट जो है वह रिकवर होता है तो जो हॉस्पिटल से फिर उसको बाहर ले जाया जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डिस्चार्ज बोलते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है डिस्चार्ज। अब हम लोग फिर से जीके के क्वेश्चन को कर लेते हैं। यहाँ पे फिर से जीके का क्वेश्चन आ चुका है। बोल रहा है भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट, ऑप्शन सी राइट आंसर देगा। और ये अंग्रेजी समाचार पत्र था, क्या था, अंग्रेजी समाचार पत्र था। और यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, अंग्रेजी था साथ में साप्ताहिक था। इसको शुरू किया गया था जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा, क्या है, जेम्स अगस्टस हिकी के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है अभिज्ञान शकुंतलम, 26 नंबर क्वेश्चन, अभिज्ञान शकुंतलम किसकी रचना है। अभिज्ञान शकुंतलम जो है वह कालिदास की रचना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और कालिदास की कौन-कौन सी रचना है, तो मेघदूतम है, कुमार संभवम है, रघुवंशम है, मल्लिका अग्निमित्रम है, विक्रमी वर्षियम है, ये सब कालिदास की रचना है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। अब हिंदी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कृति का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। कृति का समानार्थी शब्द कौन सा होगा, तो इसका समानार्थी शब्द रचना हो जाएगा। नेक्स्ट है जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है मरणासनन, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रादेशिक इक में यहाँ पे जो है बी, यानी प्रादेशिक शब्द में इक प्रत्यय है। इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, तो रचना जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्न विकल्पों में से सही क्रम वाला विकल्प चुने। सही क्रम वाला आपको विकल्प बताना है। बोला घर सड़क के उस पार था, उसने उद्यान को पहचान लिया, वह समझ गया कि वह वहां है, वह इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड पर। तो इसको अगर आप सेंटेंस यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सेंटेंस जो आएगा उसने उद्यान को पहचान लिया था, ऑप्शन दो आ जाएगा पहले। और उसने उद्यान को पहचान करके वह समझ गया कि वह वहां है, ठीक है, वो समझ गया कि वह वहां है। फिर उसने क्या किया कि वह समझ गया कि वह वहां है और वह इलाहाबाद में ही तो था। कहाँ पे था, इलाहाबाद में ही तो था, लाउदर रोड के घर सड़क के उस पर है, लाउदर रोड पर घर सड़क के उस पर है। तो लास्ट में क्या आएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लाइट आ चुका है तो हमने फिर से इसको क्या करते हैं, यहाँ से ऑन कर लेते हैं। चलिए, अच्छा लगेगा, ऐसे लगेगा ना कि हाँ सच में यहाँ जो है सामने आदमी है, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है ऐसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। बोला वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। वर्णित वाक्यों को आपको सही क्रम में लगाना है। तो इसमें जो है बोल रहा है कि इसमें भी सेम उसी तरह है। तो इसका हो जाएगा महाराजा जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी जिसके कारण मरने के पर उनके यमलोक जाना पड़ा। वहां उनसे कहा गया कि नरक चलो, तो उन्होंने नरक चलो जो है, नरक चलो, तो वह महाराजा जनक तो ब्रह्म ज्ञानी थे, उन्होंने क्या स्वर्ग क्या नरक वे प्रसन्नता पूर्वक चल दिए। तो यहाँ पे सी बी ए डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको आपको पूरा वाक्य को अच्छा से पढ़ के और ध्यान से समझ के इस टाइप के क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। 33 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन है। बोला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण के मार्ग की वक्रता त्रिज्या का निम्न में से सीधा अनुपातिक होता है। सीधा अनुपातिक कौन सा होता है, तो वह होता है आवेशित कण का संवेग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कोई स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु अपनी चाल के प्रथम द्वितीय और तृतीय डैशवे डैश एनवे सेकेंड में दूरियों की किस प्रकार की श्रेणी बनाते हुए तय करेगा। दूरियों की किस प्रकार की, तो समानांतर श्रेणी बनाते हुए तय करेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन। बोला है 4 ओम संयुक्त प्रतिरोध पाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक प्रतिरोध को 12 ओम प्रतिरोध के समानांतर में रखा जाना चाहिए। यहाँ पे समानांतर बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आपको पता है जो समानांतर श्रेणी में होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/r प्लस 1/r1 प्लस 1/r2 बाकी प्लस जितना आता है। तो यहाँ पे बोल रहा है ना कि जो प्रतिरोध है वह 1/4 प्राप्त करने के लिए 1/12 एक पहले से लगा हुआ है, इसमें समानांतर क्रम में कितना जोड़े कि जो है वह 1/4 जो है प्रतिरोध प्राप्त हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दिए, 1/4 माइनस 4 माइनस 1/12 बराबर 1/r2 हो जाएगा। इसको एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा, 4 3 12 और इसका 1 हो जाएगा।
तीन में से एक गया दो, 1/R2 हो जाएगा। और यहाँ पे तीन में से एक गया 2/12 बराबर 1/R2 हो जाएगा। तो एक कट जाएगा तो 1/6 बराबर R2 हो जाएगा। यानी R2 का मान कितना आ जाएगा, R2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर 6 ओम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 6 ओम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बोला साधारण दोलन की आवृत्ति एफ हर्ट्ज है, तो 2 मिनट में दोलन की करेगा। तो दोलक 2 मिनट में कितना, 2 मिनट में 120 सेकंड होता है, तो 120 बार करेगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक समान वृत्तीय गति करने वाले किसी कण के लिए निम्न में से अशुद्ध कथन का चुनाव कीजिए। कण के वेग तथा वेग वेग का परिणाम नियत रहेगा, कण का वेग त्रिज्या सदिश के लंबवत बना रहेगा, और त्वरण कण की गति के साथ साथ त्वरण की दिशा भी परिवर्तित होती रहेगी। ये सब बिल्कुल सही है, ठीक है। फिर बोला त्वरण की परिणाम में नियत नहीं रहता, बिल्कुल ये गलत है। त्वरण का परिणाम जो है वह नियत रहता है, ऑप्शन डी यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा। नियत क्या चीज नहीं रहता है, तो नियत जो रहता है इसका संवेग नियत नहीं रहेगा, ठीक है। इसका और क्या, कोणीय संवेग नियत नहीं रहेगा, आवेग नियत नहीं रहेगा, बल इसका नियत नहीं रहेगा, इसका वेग नियत नहीं रहेगा, तो ये यहाँ पे नियत नहीं रहेगा। बाकी जो है वो परिणाम उसका नियत रहेगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। एफ और 2F के बीच रखी वस्तु उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होगा। उत्तल लेंस के द्वारा जो बना प्रतिबिंब होगा एफ और 2F के बीच रखा गया, तो वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से बिंदु हमेशा लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित होती है। लेंस के मुख्य अक्ष पे जो हमेशा स्थित होती है वह कौन सी बिंदु होती है, तो ए बिंदु होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु। तो ऑप्शन दो, यहाँ पे दो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों लेंस का बना देते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है फ्यूज तार से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उस उपकरण के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है, जो है वह श्रेणी क्रम में बिल्कुल ये सही है। या निम्न गलनांक वाले पदार्थ से बना होता है, ए भी सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ऊर्ध्वापातन का गुण किस में पाया जाता है। ऊर्ध्वापातन का गुण जो होता है इसमें अमोनियम क्लोराइड में पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला NH4Cl होता है। ऊर्ध्वापातन का मतलब क्या होता है। ऊर्ध्वापातन का मतलब वो होता है कि कोई भी ठोस अवस्था है तो वो डायरेक्ट गैस में बदल जाए। अगर आप पूजा करते टाइम कपूर जलाते हैं तो पूजा करते टाइम क्या होता है, कपूर जलाते हैं तो वो पहले ठोस अवस्था से द्रव में नहीं आता है, वह ठोस से डायरेक्ट गैसीय अवस्था में बदल जाता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन या ऊर्ध्वापातन बोलते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ भी ऐसा ही होता है। और कोई है तो बिल्कुल है, आयोडीन भी है, आयोडीन के साथ भी ऐसा ही होता है। आयोडीन के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आप लेंगे आयोडीन, कपूर, एंथ्रासीन, नेप्थलीन, ये सब जो है इसके साथ भी ऊर्ध्वापातन की ही क्रिया होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सैंधव सभ्यता का स्थल नहीं है। सैंधव सभ्यता मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल यहाँ से कौन नहीं है, तो वह है लंघनाज नहीं है। लंघनाज जो है वह प्राग ऐतिहासिक काल की जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल की प्राग ऐतिहासिक काल की जो है वो स्थल है, और यह गुजरात में स्थित है। कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा से क्या मिला था, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे, और काली चूड़ी का साक्ष्य मिला था यहाँ पे। काली चूड़ी का साक्ष्य यहाँ पे मिला था कालीबंगा से। राखी गढ़ी कहाँ, राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी जो है वो हरियाणा में स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा में स्थित है। लोथल भी गुजरात में स्थित है। और लोथल से क्या मिला था, लोथल भी गुजरात में स्थित है, और लोथल से जो है वो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है। किसका, गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला, लोथल से मिला है। ऑप्शन सी यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है संदेव सभ्यता कौन सा, ये प्राग ऐतिहासिक काल का स्थल है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, कौन सी जोड़ी सही है, ये आपको बताना है। चेम्सफोर्ड के समय रॉलेट टकराया था, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चेम्सफोर्ड के जो वायसराय थे उनका कार्यकाल था 1916 से लेकर सॉरी, इनका जो कार्यकाल था जो चेम्सफोर्ड का 1916 से लेकर 1921 तक का कार्यकाल था। 1921 तक का इनका कार्यकाल था। और रॉलेट एक्ट 1919 में लाया गया था, जिसमें शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता था। और ये किस लिए लाया गया था, ताकि जो स्वतंत्रता के खिलाफ जो आंदोलन हो रहा है उसको रोका जा सके। इसी को लेकर रॉलेट एक्ट के तहत ही सैफीदीन किचलू, ठीक है, और सत्यपाल मल्लिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। किसको, सत्यपाल मल्लिक को।
सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कब? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है। लीडिंग लॉर्ड रीडिंग दिल्ली दरबार, बिल्कुल नहीं। जब दिल्ली दरबार लगा हुआ था 1911 में, तब लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। तो कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे। और यह दिल्ली दरबार लगा हुआ था, इसी में भारत की राजधानी जो थी वह कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दी गई। बिहार को और जो है बंगाल से अलग कर दिया गया 1911 की घोषणा में, और बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया। लॉर्ड वेलिंगटन प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन, बिल्कुल नहीं। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1921 में हुआ था और इस समय भी वायसराय यही चेम्सफोर्ड ही थे। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन लॉर्ड हार्डिंग, बिल्कुल नहीं। दूसरा गोलमेज सम्मेलन के समय लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन। और दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था और इस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भी भाग लिए थे और मौलिक अधिकार का मांग किए थे। 44 नंबर क्वेश्चन है, 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली में लाल किले के डैश के ऊपर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। किसके ऊपर? तो दिल्ली में जो है लाल किला के बहुत सारे गेट है, तो उसका जो लाहौरी गेट है उसके ऊपर जो है यहाँ पे झंडा फहराए थे 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है। और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भाषण दिया गया था। उस भाषण का नाम क्या था? उस भाषण का नाम था ट्रिस्ट ऑफ डेस्टिनी। क्या है? ट्रिस्टी ऑफ डेस्टिनी उस भाषण का नाम था। यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रिस्टी ऑफ डेस्टिनी। ट्रिस्टी ऑफ डेस्टिनी उस भाषण का नाम था। क्वेश्चन आता है, इसे याद रखिएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेनों में से एक गतिमान एक्सप्रेस किस वर्ष चलाई गई थी? गतिमान एक्सप्रेस 2016 में चलाया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। लेकिन अगर वर्तमान की बात करें तो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वंदे भारत है, जिसको हम लोग ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ट्रेन 18 के नाम से जानते हैं। और ये सबसे तेज चलने वाली है और इसको 15 फरवरी 2019 को लॉन्च कर दिया गया था। 15 फरवरी 2019 को पहली बार लॉन्च किया गया था, जो दिल्ली से वाराणसी तक चली थी। ठीक है। तो यह जो पहला लॉन्च किया गया था 2019 में। ठीक है। ट्रेन 18 जो वर्तमान में भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वह थे जीवी मावलंकर। ऑप्शन डी राइट आंसर देगा। प्रथम महिला अध्यक्ष को अगर पूछेगा लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष फर्स्ट, तो वह मीरा कुमार हो जाएंगी। ठीक है। ये महिला है। ओके। अनंत शयन आयंगर, अनंत शयन आयंगर जो थे वह प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। प्रथम उपाध्यक्ष के कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष थे लोकसभा के। अगर हम लोग प्रथम लोकसभा की बात करें, प्रथम अभी कौन सा 18वां लोकसभा है, अगर हम लोग प्रथम लोकसभा की बात करें तो यह 1952 में इसका गठन हुआ था। 1952 में अगर डेट आपसे पूछ ले तो डेट कब कौन सा डेट को यह गठन हुआ था, तो 17 अप्रैल को जो है इसका गठन हो गया था। 17 अप्रैल को इसका गठन हो गया था 1952 में। प्रथम लोकसभा जो है वह 1951-52 में चुनाव हुआ था और 1951 में चुनाव हुआ था, 52 में जो है चुनाव का रिजल्ट वगैरह आके सब कंप्लीट हो गया था और प्रथम लोकसभा का गठन हो चुका था। और एक काम करना, मई में शुरू किया था यह प्रथम लोकसभा, बिल्कुल प्रथम सत्र जो था वह मई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए पहला आम चुनाव अभी हमने बताया 51-52 में, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? वह है ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला कहाँ के सांसद है? ये कोटा से है। कहाँ से? कोटा के सांसद है। कोटा राजस्थान। कोटा किस नदी के किनारे है? चंबल नदी के किनारे है कोटा। ओके। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा का आधार है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह और बाह्य आकर्षण। ये तीनों सही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो है ये तीनों जो है वह राष्ट्रीय, ये जो तीनों जो है इसके तहत जो आपातकाल लगाया जाता है वो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। और अनुच्छेद 356 के अंतर्गत जो लगाया जाता है उसे राष्ट्रपति शासन के रूप में हम लोग जानते हैं। किसके तहत? राष्ट्रपति शासन के रूप में हम लोग जानते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत। अगर हम लोग वहीं बोले अनुच्छेद 360 60 के तहत, तो अनुच्छेद जो 360 है इसके तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। कौन सा? वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। आपातकाल से रिलेटेड हम यहाँ पे एक चीज और आपको डिस्कस करना चाहेंगे। जो पहला आपातकाल लगा था भारत में वो 26 अक्टूबर 1962 को लगा था, जो भारत चाइना का युद्ध हो रहा था उस समय लगा था। जो सेकेंड आपातकाल लगा था वो 1971 में लगा था, जो है वो इंडिया इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था तो उससे लगा हुआ था। ठीक है। उसके बाद जो आपातकाल लगा था 1975 में, वह 25 जून 1975 को लगा था। 25 जून
1975 को लगा था और यह जो आंतरिक अशांति के कारण लगाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने आपातकाल लागू करके पूरे देश में जो भी बड़े बड़े नेता थे उनको गिरफ्तार कर ली थी। तो 25 जून को ही हाल ही में संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया। क्या किया गया? संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया हाल ही में, संविधान हत्या दिवस, ठीक है, घोषित किया गया हाल ही में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटाया गया? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से 44वां संविधान संशोधन यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। बोल रहा है राज्य और केंद्र के बीच सत्ता विभाजन के लिए संविधान की सूची नहीं है। संविधान की सूची कौन सी नहीं है? तो आपको पता है सत्ता विभाजन में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आता है और एक शिष्ट सूची आता है। परवर्ती कोई सूची नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गरीबी के माप की कौन सी सामान्य विधि का प्रयोग में लाई जाती है? गरीबी के माप के लिए की कौन सी सामान्य विधि प्रयोग में लाई जाती है? तो वह कौन सा? आय और व्यय दोनों है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 का सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक की मुख्य भूमिका क्या है? अर्थव्यवस्था में जो व्यावसायिक बैंक होते हैं उनकी मुख्य भूमिका होता है आर्थिक वृद्धि और विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। और जो व्यावसायिक बैंक है भारत के में अभी टोटल 12 प्रकार का व्यावसायिक बैंक है, ठीक है। और जो है भारत की सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन है? एसबीआई। एसबीआई सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है। 53 नंबर क्वेश्चन है बचत खाते का उद्देश्य क्या है? बचत खाते मतलब क्या हुआ? बचत है वो अपना जो है वो फिक्स्ड जो है अकाउंट ओपन कर लेते हैं, ठीक है। बचत खाते मतलब सेविंग अकाउंट ओपन कर लेते हैं और उसमें जो है ब्याज अर्जित करते रहते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन जो है मिलान करना है। बेंगलुरु किससे संबंधित है? वायुयान से संबंधित है, तो वायुयान का उद्योग बेंगलुरु में है, तो ए का 3 हो जाएगा, ए का 3। बोला कोरबा, यहाँ पे जमशेदपुर लौह इस्पात से संबंधित है, ये तो सबको पता होगा, सी का जो है 1 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा। फिर जो है यहाँ पे एक पूछ रहा है कोरबा, यहाँ पे ए का 3 और सी का 1 किस में है? आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ही ऑप्शन ए वाला है जहाँ पे सी का 1 है और सी का 1 और ए का 3 है, ए का 3 है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं कोरबा, कोरबा का कहाँ पे? कोरबा जो है एल्यूमिनियम के लिए फेमस है और मलाजखंड, मलाजखंड की जो मलाजखंड है वह तांबा के लिए फेमस है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55। अब यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। मैथ का क्वेश्चन बोल रहा है 55 नंबर, दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए का 6%, बी के 4% का योग और ए के 7%, बी के 11% के योग के 2/5 है, तो अनुपात ए और बी का मान क्या होगा? ओके, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हम यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, बोल रहा है ए का 6%, ए का 6% प्लस बी का 4%, बी का 4%, ओके, जो है वह 2 बटा योग के बराबर है, ठीक है। हम समझ गए किसके? ए का 7% और बी का 11% प्लस बी का 11% का कितना है? 2/5 है। तो अब बस इसको सॉल्व कर दिए। सबसे पहले सबका प्रतिशत प्रतिशत कट गया, यहाँ पे पेन हम करते हैं चेंज, आपको आएगा समझ में अच्छा से, ठीक है। सबका प्रतिशत प्रतिशत यहाँ से क्या हुआ? कट गया, प्रतिशत कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा। अब क्या बचा? A6 प्लस B4 इज इक्वल टू A7 प्लस B11 बाई 2 इंटू 2/5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 में तो 30A हो जाएगा प्लस 5 का 20B इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 14A प्लस 11 दूनी 22B, ठीक है। चलिए अब 14A यहाँ से 30A है, 30A इधर आएगा 14 तो 14A माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 22B है और यहाँ 20B है, तो इधर जाएगा तो 20B माइनस हो जाएगा। अब इसमें आप घटाइएगा तो 16A आ जाएगा, ओके। और 16A अगर यहाँ से घटाइएगा तो 2B आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा A/B और यहाँ पे 2/16 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो 2×8 = 16 यानी 1/8, यानी A अनुपात B जो हो जाएगा वह 1:8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सरल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नो डाउट ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छा है और इसको आप जो है वह जो डायरेक्ट जिनको बोर्डमास का नियम पता नहीं होगा वो डायरेक्ट बनाएंगे तो फिर गलती ही करके आएंगे। ओके, देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ पे दिया हुआ का, तो सबसे पहले का वाला क्रिया करेंगे।
तो का वाला क्रिया करेंगे तो 13 13 हुआ 169 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 169 हो जाएगा। और 169 अब हो गया 13 भागा 169 बट प्लस 13, यानी इतना का जो मान आ गया, जो इतना जो यहाँ पे दिया हुआ है, इतना जो दिया हुआ है इसका मान दिया हुआ 13, इसका हो जाएगा 13 बटा 169 प्लस 13 हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है पहले का कोई वैल्यू नहीं दिया, पे मल्टीप्लाई दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे भाग का क्रिया करेंगे तो 13 से 13 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 13 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा? यहाँ पे 26 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये जो जैसे यह हो जाएगा 13 बटा 13 गुना 13 प्लस 13, तो ये तो कट गया और 13 क्या हो गया? 26 आ गया। अब यहाँ पे मान देखेंगे तो जो यहाँ पे वैल्यू आया 13 बटा 169 प्लस 13 बटा में 26, ये यहाँ पे वैल्यू है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे आप? इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे 169 करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे? यहाँ पे ये जो है 13 बटा 13, 13 13 बटा 169। हाँ, यहाँ पे एक कट जाएगा, यहाँ पे अगर काटिएगा तो 13 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 1 बटा 13 प्लस 13 बटा 26। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इसका एलसीएम लीजिएगा तो 13 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस यहाँ पे 13 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 14 बटा 13। क्या हो जाएगा? 14 बटा 13। उसके बाद 14 बटा क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। यहाँ पे 13 नहीं होगा, यहाँ पे ना जगह कम पड़ा है थोड़ा सा ना, हमको ना मुश्किल हो रहा है। हम नेक्स्ट पेज पे ना इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं, अच्छा से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना जगह मतलब इतना छोटा हो जा रहा है कि हमको नहीं दिख रहा है, तो हमको ना फिर प्रॉब्लम हो जा रहा है। जैसे क्वेश्चन क्या बोल रहा था? क्वेश्चन जो बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा है 13 भागा 13 का 13 प्लस 13। ठीक है, एक क्वेश्चन बोल रहा है बटा में, फिर ब्रैकेट है 13 भागा 13 गुना 13 प्लस 13। ठीक है, तो सबसे पहले का वाला क्रिया क्रिया कीजिएगा। तो सबसे पहले का वाला अगर हम लोग काम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यह जो है 13 13 हुआ 169, यानी 13 भागा 169 हो जाएगा। 169 प्लस 13 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बटा 13 में यहाँ पे भाग का क्रिया पहले होगा तो 13 में 13 कट गया, एक बचा। और 13 26 हो जाएगा। तो 26 में एक से गुना कीजिएगा तो यह बटा में 26 हो जाएगा। यह पूरा ये भाग का क्रिया है, बटा वाला क्रिया है। तो अब देखिए इसको फिर आप भाग दीजिएगा तो 13 बार में कटेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है वह 1 बटा 13 होगा। क्या हो जाएगा? यह 13 बटा 1, जैसे अगर 13 भागा 13 है, यहाँ पे देखिए 13 भागा 169 है, तो इसका मतलब यही हुआ ना 13 बटा 169। अगर इसको काटिएगा तो 1 बटा 13 आएगा। तो यहाँ पे आएगा 1 बटा 13 प्लस 13। ठीक है, बटा में 26। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसको सॉल्व करने से यहाँ 13 एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस और 13, 1 13 हुआ 13 तो 169 हो जाएगा। और बाटा में 26 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो 170 बटा, यहाँ पे सॉल्व कर 170 बटा 13 बटा 26। और 26 जो है वो ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा? तो 26 जो है इसको फिर सॉल्व कर लिएगा तो 170 बटा 13 गुना 1 बटा 26 हो जाएगा। तो 113 दूनी यहाँ पे 26 कट जाएगा और यहाँ पे 85 दूनी 170 कट जाएगा। 85 बटा 169 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 85 बटा 169। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। ऑप्शन सी में है 85 बटा 169, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अलग पेज में ले लिए, वहां पे ना बहुत दिक्कत हो रहा था। चलिए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, जो भी एक मैथ का ही क्वेश्चन है। 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दूध और पानी का 25 लीटर एक मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 3:2 है। मिश्रण में कितने लीटर पानी मिलाया जाए कि जो है ताकि पानी का मिश्रण 50% पानी हो जाए, ताकि जो परिणामी मिश्रण जो है 50% पानी हो जाए। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? रेशियो 3:2 के रेशियो में, यानी टोटल कितना हुआ? 5 हुआ। ठीक है, रेशियो को ऐड करेंगे तो 5 होगा। 5 में हम लोग टोटल जो है 25 लीटर इसमें भाग देंगे तो 5 यूनिट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 यूनिट और ये हो गया 10 यूनिट। जो तीन रेशियो है वह मिल्क का है, वाटर का है। यानी जो 25 लीटर का मिश्रण है जिसमें 15 लीटर क्या है? दूध है और 10 लीटर क्या है? पानी है। अब हम लोग इसमें कितना पानी मिलाएं कि यह जो रेशियो है वह 50-50% के बराबर हो जाएगा। तो आप सोचिए 15 लीटर दूध है, अगर 15 लीटर पानी रहता तो दोनों का रेशियो 50-50 रहता। तो अभी पानी कितना है? 10 लीटर है, तो इसमें 5 यूनिट और मिला देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 5 यूनिट मिला देंगे तो दोनों 15-15 यूनिट हो जाएगा। हो गया, यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो रेलगाड़ियों एक स्टेशन से एक ही स्थान पर एक ही दिशा में 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती है।
5 घंटे बाद दोनों की रेलगाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी? दोनों एक ही साथ चलती है, ठीक है, और एक ही समय से और एक ही दिशा में चलती है, और जब एक ही दिशा में चले तो इसका जो है स्पीड घटा देंगे, 90 - 80 दो, तो यहाँ पे 10 आ गया, और 10 किलोमीटर पर आवर अगर 5 घंटा चला है तो वह 50 किलोमीटर पे जो है वह 50 किलोमीटर जो है उनके बीच की दूरी जो है वह 5 घंटे बाद जो उनके बीच की दूरी 50 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, पहले वर्ष के दौरान एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हुई है और अगले वर्ष के दौरान जनसंख्या में 10% की कमी आई है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में कस्बे की कुल जनसंख्या 19,800 थी तो पहले वर्ष की तुलना में जनसंख्या कितनी थी? इसको ना थोड़ा सा यहाँ पे लेंगे। आप लोग जो है ये रूल पढ़े होंगे, ठीक है, जो है वह एक्स प्लस माइनस यहाँ पे वाई भी होता है, प्लस माइनस इंटू एक्स वाई, x+y/100, ठीक है, ये रूल आप पढ़े होंगे, x × y/100 होता है, यहाँ पे इंटू होता है, तो इसी रूल पे बनेगा। पहले क्या बोल रहा है, 10 रुपए का लाभ हुआ, बिल्कुल, फिर बोल रहा है 10 रुपए का हानि कमी करना है, फिर प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होगा, 10 × 10 / 100, ठीक है, तो ये तो 10 10 कट गया, यहाँ पे ये भी कट के 1 हो जाएगा, यानी -1% का कमी आएगा टोटल वैल्यू में। क्या आएगा? टोटल वैल्यू में -1% की कमी आएगा, ठीक है, -1% का कमी आएगा। तो आपको ऑप्शन देखना है, किस ऑप्शन में जो है -1% अगर किया जाए तो वह 19,800 आ जाएगा। तो वही जो है वही प्रारंभिक जो है वह वही प्रारंभिक पहले की शुरुआती जनसंख्या हो जाएगी, और उस जनसंख्या में पहले 10% का वृद्धि करेंगे, फिर 10% का कमी करेंगे, तो 19,800 आ जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ का 1% कितना होगा? 208 होगा, और 20,800 में से 208 घटाइएगा तो यहाँ पे 19,800 नहीं आएगा। 21,000 है, 21,000 का 1% 210 होगा, और 21,000 में से 210 घटाइएगा तो 19,800 नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। 21,800 और 21,800 में से -1% कीजिएगा तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं आएगा 19,800। लेकिन 20,000 में से अगर -1% कीजिएगा, 1% कितना हुआ? 200, और 200 इसमें से अगर आप घटाते हैं तो 19,800 यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है, 3 सदस्यों यानी माता पिता और पुत्र की एक परिवार की औसत आयु 44 वर्ष, और पुत्र की शादी के बाद परिवार की औसत आयु 39 वर्ष है, तो बहू की आयु का क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप जो है औसत अगर निकालते होंगे, औसत का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो औसत का फॉर्मूला क्या होता है? सभी का योग, क्या होता है? जितने भी नंबर होते हैं सभी का योग बटा सभी का संख्या होता है, यानी 3 लोग होंगे तो 3, यानी जो है यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो औसत कितना आया हुआ है तीनों का? यहाँ पे तीनों का औसत है कितना? औसत है 44, तीनों का औसत है 44, ठीक है, यानी जो है तीनों का औसत 44 है, इज इक्वल टू सभी का योग यहाँ पे नहीं पता है, सभी का योग जो है वह सभी का योग जो नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे संख्या 3 पता है, तो सभी यानी जो है वह सभी तीनों का जो योग हो जाएगा, 3 लोगों का योग कितना हो जाएगा? 4×3 = 12, ठीक, और 4×3 = 12 = 13, 132 हो जाएगा 3 लोगों का योग। और फिर जब इतना अपने बेटा का शादी कर देता है और उसकी वाइफ आती है तो जो औसत क्या हो जाता है? 39 हो जाता है, तो वह 39 कितने लोगों का हो जाता है? वह 39 4 लोगों का हो जाता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो योग जो देखेंगे, देखिए हम इतना डिटेल में बता रहे हैं, लेकिन ये ना डायरेक्ट किया जाता है, हम बताते हैं डायरेक्ट कैसे कीजिएगा। आपको अगर एक फार्मूला पे प्रैक्टिस होगा तब आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 9 × 4 = 36 के 6 हाथ में 3, और 4×3 = 12 और 3×15 156। अब 156 उस टाइम था और 132 जो है 3 आदमी का था, तो 4 आदमी 1 आदमी एक्स्ट्रा आया, तो 156 में से 132 घटा देंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो आदमी एक एक्स्ट्रा आया है उसका एग्जैक्ट एज कितना था। ये जो 132 आया वह इन तीनों लोगों का योग का एज आया, और ये जो 44 था तो वह एवरेज औसत था, ठीक है। ये जो 156 आया 4 लोगों का उम्र का योग आया, तो यहाँ पे घटा देंगे तो असली उम्र पता चल जाएगा। एक एक्स्ट्रा आदमी जो आया था तो घटाइएगा तो 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3 गया 2, तो यहाँ पे 24 वर्ष जो है वो उसका एज होगा, कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। यहाँ पे ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपका प्रैक्टिस रहेगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिएगा, 44 आदमी 3 आदमी है तो 44 3 132, 39 आदमी है 4 आदमी है तो 39 होगा 156, फिर यहाँ पे कर दीजिएगा -24 वर्ष, राइट आंसर, बस हो गया। ठीक है, तो इससे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके लिए। 61 नंबर क्वेश्चन है, एक समानांतर श्रेणी के प्रथम 9 पदों का योग क्या होगा यदि पहला पद 7 और अंतिम पद 55 है? तो इसका फॉर्मूला होता है एसएन बराबर 1/2 गुना जो पहला पद प्लस होता है अंतिम पद, तो 7 + 55 हो गया। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/2 गुना 7×5 = 12 62 हो गया, और फिर सॉल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा 31।
अब देखिए 31 आ गया, ठीक है, यह जो है वह पहला पद और अंतिम पद का जो एसएन है ये 31 आ गया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है 9 पदों का, प्रथम 9 पदों का, यानी लगातार 9 पदों का, तो यहाँ से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 और 9 तिरका 27, 279 राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी में दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, ट्रिगो का क्वेश्चन है, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर जो है वह सेक स्क्वायर फाइव, इसको फाइव बोलते हैं, सेक स्क्वायर फाइव को आप एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर फाइव, ठीक है, प्लस प्लस क्या हो जाएगा टेन माइनस होगा, माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये जो फाइव फाइव कट कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 1/sec स्क्वायर थीटा, और 1/sec स्क्वायर थीटा किसका वैल्यू है, जो है 1/sec स्क्वायर थीटा, यह cos स्क्वायर का वैल्यू है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट किसी में केवल cos स्क्वायर वैल्यू नहीं दिया है, तब जबरदस्ती करना पड़ेगा, जबरदस्ती मतलब जबरदस्ती आंसर लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऊपर साइन स्क्वायर फाइव, ऊपर साइन स्क्वायर फाइव और नीचे साइन स्क्वायर फाइव से क्या करेंगे, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि कट के ऐसे भी वन हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो 1/sec स्क्वायर है और इंटू साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर फाइव बाई साइन स्क्वायर फाइव है, ठीक, तो यह हो जाएगा क्या, यह हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव, cos स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यह क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर फाइव बाई साइन स्क्वायर फाइव, यहाँ पे दोनों में नीचे में हो जाएगा, और फिर साइन स्क्वायर फाइव यहाँ पे आएगा, तो यह हो जाएगा cos स्क्वायर फाइव बाई साइन स्क्वायर फाइव, तो यह हो जाएगा और इंटू साइन स्क्वायर फाइव, तो यह हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव, कॉट स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉट स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, ऑप्शन यहाँ पे बी में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 62 का बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है त्रिबंध वाले हाइड्रोकार्बन का सामान्य अणुसूत्र क्या होता है, त्रिबंध मतलब जो कार्बन कार्बन के बीच जब तीन बॉन्ड होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो CnH2n-2 होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। CnH2n+2 कब होता है, जब कार्बन कार्बन के बीच जो है वह सिंगल बॉन्ड होता है, और कार्बन कार्बन के बीच जब डबल बॉन्ड होता है, सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड के नाम से जानते हैं, तो सी डबल बॉन्ड सी होता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 64 नंबर क्वेश्चन, बोला निम्न में से किसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु चार अन्य कार्बन परमाणुओं से बंधे होते हैं जो एक दृढ़ त्रिआयामी संरचना का निर्माण करते हैं, जो है दृढ़ त्रिआयामी संरचना जो है इसका निर्माण डायमंड के द्वारा किया जाता है, और यही अन्य इसी का जो कार्बन जो है चार अन्य कार्बन परमाणु से बंधे होते हैं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीथेन को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्स गैस बोलते हैं, मीथेन कहाँ से निकलता है, गेहूं के खेत जो होता है वहां से मीथेन गैस का उत्पन्न होता है। 65 नंबर क्वेश्चन, किसको छोड़कर निम्नलिखित में सभी संघनक बहुलक है, सभी संघनक बहुलक कौन सा है, तो वह है पॉलीकार्बोनेट, पॉलीकार्बोनेट छोड़ के बाकी जो भी है वह जो है वह सभी जो है संघटन बहुलक है। 66 नंबर क्वेश्चन है उप सह संयोजकता निम्न में से क्या होता है, उप सह संयोजकता निम्न में से क्या होता है, ये आपको बताना है, तो यह जो होता है वह इलेक्ट्रॉन की बराबरी की साझेदारी होती है, ऑप्शन बी नहीं, उप सह संयोजकता नहीं, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की दो परमाणुओं के मध्य साझेदारी होती है, ठीक है, उप सह संयोजकता एक बॉन्ड होता है, ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन बी नहीं होगा। मैग्नीज का आयस क्या होता है, मैग्नीज का आयस होता है पायरिलोसाइट, पायरिलोसाइट जिसका फॉर्मूला होता है MgO2, ठीक है, क्या होता है MgO2 इसका फॉर्मूला होता है, पायरिलोसाइट का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है MgO2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, Mg नहीं होता है Mn, सॉरी सॉरी, मैग्नीज का Mn होता है, तो MnO2 होता है, Mg होता है मैग्नीशियम का, क्या होता है मैग्नीशियम का होता है, मैग्नीशियम का होता है। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए, अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, कुचालक भी होते हैं। कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच कार्बन आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, कार्बन यौगिकों के अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक प्रबल नहीं होता है, आकर्षण बल जो है वो अधिक प्रबल बिल्कुल नहीं होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, कथन दो सही है, कथन एक गलत है। 69 नंबर क्वेश्चन है विस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। जो विस्थापन अभिक्रिया है इसमें क्या होता है, इसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का विनिमय होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 69 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे स्लाइड अलग करना है ना। 70 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यह पाया गया कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश की वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग
घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटन के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू बी, म्यू वाई और म्यू जी, यानी यहाँ बीटा, गामा और अल्फा, बीटा, बीटा, गामा और यहाँ पे जी दिया हुआ क्रम से नीले, पीले और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है, तो उनके बीच का निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा? उनके बीच का जो संबंध, कौन सा संबंध सही होगा, वह होगा जो है वह बीटा का सबसे अधिक होगा, उसके बाद गामा का होगा, फिर उसके बाद लैम्डा का होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। बोला विभिन्न प्रकार की अस्थाई, यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक का कोशिकाओं का अलग किया जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतक की, उस अस्थायी ऊतकों का निर्माण करने के लिए किस प्रकार की कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। इसमें मेरिस्मेटिक कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, मेरिस्मेटिक। चलिए हम लोग देख लेते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कर्क रेखा भारत में कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत में टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वो 8 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात है, ओके, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। टोटल 1 2 3 4 5 6 8 राज्य हो गए। चिपको आंदोलन किस राज्य में से संबंधित है? उत्तराखंड से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? वह डॉल्फिन है, जो 5 अक्टूबर 2009 को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था, इसलिए 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। डॉल्फिन दिवस भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। बोला म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती है? म्यांमार के साथ जो भारत का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम ये सीमा लगाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड किस क्षेत्र से संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वह अधिक दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, यानी यह पशुपालन से संबंधित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर का पठार किस लिए प्रसिद्ध है या चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सही सुमिलित नहीं है यहाँ पे। 29 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो होता है वह मनाया जाता है 24 जनवरी को। 24 जनवरी को मनाया जाता है, जनवरी को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस। 29 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? जो है वह काली मिर्च दिवस मनाया जाता है। काली मिर्च दिवस राष्ट्रीय स्तर पे अपने देश में काली मिर्च दिवस जो है 29 दिसंबर को मनाया जाता है। 29 दिसंबर को मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस। मंगोलिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। मंगोलिया कहाँ स्थित है? चीन के ऊपर, और जो है वह रूस के बीच, चीन और रूस के बीच में एक स्थल और देश है, ठीक है। और गोबी मरुस्थल यही मंगोलिया में पड़ता है। 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस बिल्कुल सही है। 23 दिसंबर को किसान दिवस सही है और 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस ये भी सही है। 79 नंबर क्वेश्चन है भूटान में किस धर्म के अनुयायियों की संख्या सबसे अधिक है? तो यहाँ पे लगभग बौद्ध धर्म की सबसे अधिक है, 75% यहाँ पे बौद्ध धर्म लोग हैं। हाल ही में भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने प्रेरणा प्रोग्राम की शुरुआत की है? करंट का क्वेश्चन है और प्रेरणा प्रोग्राम जो है वह भारत के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के अनुसार 2024 से 25 में भारतीय संस्था अर्थव्यवस्था की अनुमानित विकास दर क्या है? भारतीय जो संस्था है इसका अनुमानित विकास दर है 7%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जैकोबिन ओपन एकल 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में 57 किलो वर्ग में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता है? तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नीरज चोपड़ा तो यह जो है वह इससे संबंधित ही नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे नोवाक जोकोविच तो इस खेल से ही संबंधित है, टेनिस से संबंधित है। अमर सहरावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच WEF ने हाल ही में के यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में 2024 की रैंकिंग जारी की है, जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? इसमें भारत का स्थान है 36वां। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का स्थान 36वां है। हाल ही में किसे नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है? किसे दिया गया है? तो विनोद गनात्रा को दिया गया है। यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है। बोला 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया 3.5 मीटर लंबे होने पर सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? यहाँ पे मान देखिए ये जो है यह क्या है? यह 9 मीटर लंबा खंबा है और इसका जो परछाई बन रहा है यानी जो इसका छाया बन रहा है 3√3 बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल बताने की एंगल कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग टेन थीटा का फॉर्मूला पता है। टेन थीटा बराबर होता है क्या होता है? P/B होता है, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो परपेंडिकुलर 9 है, बेस कितना है? 3√3 है।
अगर इसको आप लोग जो है आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 √3 ऊपर हो जाएगा, तो 9 × 3 √3 हो जाएगा, और नीचे जो है 3 से 9 हो जाएगा, और फिर 3 हो जाएगा, तो 9 से 9, 3 से 3, यानी वैल्यू कितना आ जाएगा, √3 हो जाएगा। तो tan60 का वैल्यू कितना होता है, tan60 का वैल्यू √3 होता है, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। 86 नंबर क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लीजिए, अगर नहीं हो पाएगा तो हम इसको जो है ग्रुप में भेजेंगे, क्योंकि ना बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, थोड़ा सा इसमें जो है फॉर्मूला वगैरह का यूज करके अच्छे से बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम, अच्छा इसका आंसर क्या होगा, आंसर ना हम आपको बताते हैं, इसका आंसर क्या हुआ था। मैंने इसको सॉल्व किया था, ए और बी का ऊंचाई है, बी स्क्वायर है, तो 86 का आंसर क्या गया था इसका, √3 गया था, हाँ √3 इसका आंसर आया था। बाकी आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं तो हमने सॉल्व जो हमने किए हैं उसको हम ग्रुप में सेंड कर दिया करेंगे। 87 नंबर क्वेश्चन, एक आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई 2 मीटर कम है, ठीक है। यदि आयत का परिमाप जो है वो 68 मीटर है, तो आयत की लंबाई में क्या हो गया, तो इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये तो बहुत ईजी है। इसका भी आंसर बताते हैं, 18 मीटर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मूल बिंदु के निर्देशक है, मूल बिंदु ए बिंदु है, तो यह 0 x से और 0 y से भी होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, चित्र परिचय नक्शा से संबंधित है, चित्र परिचय नक्शा से संबंधित है, उसी प्रकार शब्दावली जो है पाठ से संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे पैटर्न दिया गया है, तो आप यहाँ पर अगर पैटर्न मिलाएंगे, तो पैटर्न जो है अगर इस पैटर्न को यूज करते हैं, यहाँ पे देखिए इस पैटर्न को यूज करते हैं तो ऐसे हो जाएगा, और फिर एक ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ऐसे मिल रहा है, तो इसका ऐसे यहाँ पे मिल जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, बोल रहा है जो है इसका चिन्ह जो है चेंज करना है, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, बोल रहा है 10 और जो भाग के जगह पे प्लस का यूज करना है, 2 माइनस के जगह पे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है गुना का यूज करना है, माइनस के जगह पे किसका यूज करना है, गुना पे। अरे हम तो क्वेश्चन ही रख दिए, माइनस की जगह गुना का यूज करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई का यूज करना है, तो 2 × 6, और इंटू का यहाँ पे जगह पे -7, ठीक है। फिर प्लस के जगह पे जो क्या यूज करना है, यहाँ पे डिवाइड का यूज करना है, /1। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 7 हो ही जाएगा, 7/1, ये और ये 6 दूनी 12, 10 + 12 -7, ओके। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसमें 5 आएगा, 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 15 में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन, फिर से जीके का क्वेश्चन हो गया। बोल रहा है मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं कौन होती है, WBC होती है, और वह स्वक्त श्वेत कोशिकाएं, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से पौधे थैलोफाइटा समूह से संबंधित नहीं है, थैलोफाइटा से संबंधित कौन सा पौधा नहीं है, तो यह मार्सिलियस थैलोफाइटा से संबंधित नहीं, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। महाधमनी निम्न में से किस शीर्ष पर शुरू होता है, महाधमनी जो है वह बायां जो है वह बायां नीला से शुरू होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 1943 में विटामिन के के आविष्कार के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, विटामिन के का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, वह डोइजी एंड डैम के द्वारा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो जंतु कोशिका में सेलुलोज नहीं पाया जाता है, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, किसमें, पादप कोशिका में पाया जाता है। बाकी सेंट्रो माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम और प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। मेलानिन किससे स्रावित होता है, मेलानिन जो है यह हमारा जो स्किन का कलर है वह मेलानिन से संबंधित है, यानी मेलानिन अगर अधिक होगा तो थोड़ा सा आप अधिक ब्लैक टाइप का दिखेगा, अगर मेलानिन आपसे शरीर में कम होगा तो वह थोड़ा सा आप जो है वह गोरे टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो मेलानिन जो होता है वह क्रोमेटोफोर जो होता है इस त्वचा के क्रोमेटोफोर से जो स्रावित होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी आप एक कोशिश नहीं कीजिएगा कि अपने शरीर पे जो है क्रीम लगा के स्किन का कलर चेंज करने का, क्योंकि वो जो भी क्रीम आता है वह हमारे शरीर के मेलानिन को प्रभावित करता है, और उससे फिर हमारे इंटरनल जो स्किन के अंदर जो है वह मेलानिन प्रभावित होता है, और उससे अंदर स्किन के अंदर बीमारी होता है, और बहुत ज्यादा यूज करने पे आगे चल के फिर वह कैंसर वगैरह का जो है वह खतरा रहता है, तो आप ये समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, जो नेचुरल भगवान के द्वारा बनाया गया वही हमेशा काम आएगा, कभी वो चेंज नहीं होने वाला है। कौन सा रोग संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, तो वह इबोला हेमरैजिक बुखार जो होता है वह संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। बोला बी नियम की क्रिया विधि किसके परिणाम स्वरूप होती है, बी नियम की जो क्रिया विधि है वह अनुवांशिक पदार्थों के आदान प्रदान से होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मनुष्य में ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग का कारण क्या है, मनुष्य में जो ऑस्टियोमेलेसिया नामक रोग होता है विटामिन डी की कमी से होता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा।
तो हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चन सेट 1 का कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग मिलते हैं सेट 2 में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा और वीडियो में और क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं ताकि आप लोग जरूर सजेस्ट करके बताइएगा। हो सकता है डिस्कशन बहुत ज्यादा हो तो उसको हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि डिस्कशन बहुत ज्यादा होगा तभी आपको फायदा होगा, केवल क्वेश्चन आंसर से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।